अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं? यकीनन कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस भी चल रही होगी और अब तो कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बातें समझ आना शुरू हो गई हैं। गुड शो, अच्छी बात। कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस चलाते रहिएगा, इंशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग आपको मुश्किल नहीं लगेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने एंड पर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से मुताल्लिक़ कुछ फार्मूले देखे थे। उन फार्मूले को आज मैं एक क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करवाऊंगा और आप लोग साथ ही साथ उसके आंसर्स निकालते चले जाइएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको रिक्वायर्ड है कैलकुलेटर, नोटबुक और पेन। प्लीज़ गेट रेडी। हमारे आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उससे आपने कैलकुलेट करना है ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल एंड डेंजर लेवल। ऑर्डर लेवल को री ऑर्डर पॉइंट भी कहते हैं, सिर्फ ऑर्डर पॉइंट भी कह लेते हैं, और मैक्सिमम स्टॉक को मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, मिनिमम स्टॉक के लिए मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल होते हों, हम इनको जिन फार्मूलों पर बेस करते हैं वो ही हैं जो कि आपको मैं पहले बता चुका। फॉर एग्जांपल, हमने रीऑर्डर पॉइंट या ऑर्डर लेवल के लिए जो फार्मूला लिया था दैट वाज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। इसको आप देखते जाइए, आपने नोटबुक में जरूर इसको नोट किया। और जो हमने मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया था दैट वाज ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम और फिर प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए द फार्मूला वाज ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। यहां पर एक बात मैंने आपसे याद रखने को कही थी कि जब भी आपने लीड टाइम को इस्तेमाल करना है तो मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन के लिए मिनिमम लीड टाइम और एवरेज कंजम्पशन के लिए एवरेज लीड टाइम को आप यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही लीड टाइम गिवन है तो आप एक ही लीड टाइम से गुजारा करेंगे, फिर आप मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज को नहीं तलाश करेंगे। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन की तरफ, और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। प्लीज ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन है मैक्सिमम कंजम्पशन 1000 यूनिट्स पर डे, मिनिमम कंजम्पशन 800 यूनिट्स पर डे एंड एवरेज कंजम्पशन 900 यूनिट्स पर डे। लीड टाइम इस मटेरियल का 5 to 10 डेज है, जिसमें के 5 डेज मिनिमम लीड टाइम हो जाएगा और 10 डेज मैक्सिमम लीड टाइम हो जाएगा। और इसका एवरेज लीड टाइम आप 8 डेज रख लीजिए और एमरजेंसी टाइम इसका आप रख लीजिए 2 डेज। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम यहां पर लेंगे 25,000 यूनिट्स के। तो जी इसको हम सॉल्व करने की तरफ आते हैं। आप स्क्रीन पर ही देखिएगा इसका सॉल्यूशन भी। आप देख रहे हैं कि ऑर्डर लेवल, जिसको कि हम रीऑर्डर लेवल भी कह सकते हैं और रीऑर्डर पॉइंट भी कह सकते हैं, वो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम है। और मैक्सिमम डेली कंजम्पशन हमारी है 1000 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम लीड टाइम है हमारा 10 डेज। तो यूं हमारी ऑर्डर लेवल की जो फिगर निकलती है वो 10,000 यूनिट्स की निकलती है। यहां पर इस ऑर्डर लेवल का मकसद जरूर समझ लीजिए कि ऑर्डर लेवल स्टैंड्स फॉर व्हाट। इनफैक्ट आप जब इन्वेंट्री कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं
तो आपको ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास इन्वेंट्री का क्या लेवल होगा हमारे स्टोर में, तो हम मज़ीद ऑर्डर करेंगे उन चीज़ों को स्टोर में रखने के लिए। स्टोर में एक ख़ास लेवल पर पहुंच चुकने के बाद स्टोर मैनेजर इतला कर देगा कि जी ये ऑर्डर लेवल आ गया, अब मज़ीद यूनिट्स परचेज करने का ऑर्डर कर दिया जाए। तो वो ऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होता है? मैक्सिमम डेली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम इन डेज। यहां पर कल मैं आपको बता चुका कि यही अगर कंजम्पशन वीक्स में दी होती तो हम लीड टाइम भी वीक्स में लेते, या अगर कंजम्पशन वीक्स में दी हुई है, लीड टाइम डेज में दिया हुआ है, तो हम उस वीकली कंजम्पशन को कन्वर्ट करेंगे डेली कंजम्पशन में। सिंपल कैलकुलेशन है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको जब मिलेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर सेटल डाउन करना होंगे। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन पर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, और फिर इसमें प्लस करेंगे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और वो बनता है जी 10,000 यूनिट्स ऑर्डर लेवल के, मिनिमम कंजम्पशन आपकी 800 यूनिट्स, 5 आपका मिनिमम वाला लीड टाइम, और फिर प्लस 25,000 के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और यूं इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 31,000 मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कि ऑर्डर लेवल में से मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम को आप लेस कर देते हैं और फिर प्लस कर रहे हैं इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है ये डिटेल से इंशाल्लाह ताला आज ही के लेक्चर में हम सीखेंगे। फिलहाल आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यूं समझ लीजिए कि वो क्वांटिटी जो कि हमने एक ऑर्डर लेवल पर पहुंच चुकने के बाद ऑर्डर करनी है, परचेज करनी है। तो इस फॉर्मूला से जो हमें बात समझ में आ रही है वो ये कि नोटबुक में भी आप इसको अगर देख लें कि आपके पास 10,000 ऑर्डर लेवल के यूनिट्स में से मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम की फिगर जो बन रही है विच इज 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये 10,000 में से 4,000 लेस कर देने के बाद आपके पास अब 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स रह जाते हैं। ज़रा इसको समझिए कि ये क्या है। ऑर्डर लेवल 10,000 है आपका और आप कहते हैं कि अगर मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम को लेस भी कर दें, जो कि आपने मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम के अंदर कंज्यूम करना है स्टॉक, उसको लेस भी कर दें तो आपके पास 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स फिर भी मौजूद होंगे। 10,000 का ऑर्डर लेवल है, 4,000 की मिनिमम आप कंजम्पशन को लेस भी कर दें, मिनिमम कंजम्पशन इनटू लीड टाइम जो कम से कम आपने एक दिन में कंज्यूम करना है और जो कम से कम दिन रिक्वायर्ड होंगे उसको मंगवाने में, उसको आप लेस भी अगर करते हैं तो 6,000 नंबर ऑफ यूनिट्स तो आपके पास मौजूद होंगे, प्लस जो ऑर्डर लेवल होगा तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम ये स्टॉक लेवल होना चाहिए। अब इस मैक्सिमम स्टॉक लेवल से आपको एक इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है कि इससे ज़ायद अगर हमने स्टॉक रखा अपनी इन्वेंट्री में तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा, वो एंटिटी को नुकसान दे सकता है फाइनेंसेस के स्टॉक होने की सूरत में, एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट इनकर करने की सूरत में, एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल मींस कि यहां पर आके रुक जाना, इससे ज्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में देखिए हमने मिनिमम स्टॉक लेवल किस तरह से कैलकुलेट किया, आइए स्क्रीन पर। इसमें हम ऑर्डर लेवल में से लेस कर रहे हैं एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम।
तो ऑर्डर लेवल हमारे पास वही 10,000 और एवरेज कंजम्पशन टू लीड टाइम आ रही है हमारे पास 7200 और यूं हमारे पास 2800 का मिनिमम स्टॉक लेवल आ गया। अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल वो है कि जिससे नीचे हमें नॉर्मली हालात में नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे अब जो आ रहा है वो है डेंजर लेवल। देखिए स्क्रीन की तरफ, डेंजर लेवल के लिए हमने एवरेज कंजम्पशन को मल्टीप्लाई किया है इमरजेंसी टाइम से, कि जो इमरजेंसी टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा दैट इज 2 days। तो यूं डेंजर लेवल जो है 1800 नंबर ऑफ यूनिट्स आ गया हमारे पास, कि 1800 से नीचे तो किसी भी सूरत में नहीं जाना। अगर 1800 से हम नीचे चले गए तो वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि हमारे फिर प्लांट रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगी, हमारा मटेरियल ख़त्म हो रहा है। तो जितने भी किस्म के मटेरियल इन्वॉल्व होंगे हमारी प्रोडक्शन में, हर उन मटेरियल के लिए हम ये स्टॉक लेवल्स ज़रूर डिटरमिन करेंगे। ये उसकी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं ये स्टॉक लेवल्स। हमें क्या कुछ मालूम होना चाहिए? आई रिपीट, हमें ऑर्डर लेवल मालूम होना चाहिए, हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल मालूम होना चाहिए, हमें मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम होना चाहिए और हमें डेंजर लेवल मालूम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम बिन कार्ड पे लिखते हैं। बिन कार्ड क्या होता है ये आज इंशाल्लाह ताला मैं लेक्चर के एंड पर आपको बताऊंगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन और कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि इन्वॉल्व होती हैं इन्वेंट्री सिस्टम में, वो तमाम की तमाम आज ज़रूर मैं डिस्कस करूंगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरफ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is the quantity which an entity orders to the suppliers. This order quantity should be economical, not very expensive. Economical means सस्ती रहेगी। हम क्या ऑर्डर करें क्वांटिटी का नंबर कि वो एंटिटी को सस्ता रहे। आप देखिए, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं आपका स्टॉक लेवल बढ़ जाएगा। आपने देखा था मैक्सिमम स्टॉक लेवल के अंदर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर रहे थे आप। अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूं ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आप जायद रखेंगे तो आपका स्टॉक लेवल बढ़ जाएगा। स्टॉक लेवल के बढ़ने की वजह से उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जब कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो टोटल कॉस्ट भी तो इंक्रीज करेगी। लिहाजा हमें ऑर्डर क्वांटिटी वो रखनी है जो इकोनॉमिकल है, जो सस्ती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये हम अभी सीखते हैं। आप स्क्रीन की तरफ आइए। आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। एक फार्मूला के ज़रिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टेबल के ज़रिए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक हम ग्राफ के ज़रिए से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला देखिए जी। पहले इसका फार्मूला है 2 into RU into OC divided by UC into CC परसेंटेज। इस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करता हूं जी आपको। पहले सबसे इसमें RU मीन्स एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स। जिस मटेरियल की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मटेरियल पूरे साल में कितना रिक्वायर्ड है हमें। और यहां पर हम ये बुनियादी बात एज्यूम करते हैं कि एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स हमारा वही होगा जो हमने एस्टिमेट किया है, ये चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद इस फार्मूला में अगली बात मैंने आपको कही थी OC। OC स्टैंड्स फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसको आप साथ लिख लीजिए ब्रैकेट में।
कॉस्ट पर ऑर्डर। हमने ऑर्डर करने के लिए भी कुछ कॉस्ट इनकर करना होती हैं। लाइक बहुत छोटी सी एग्जांपल, अगर आप पिज्जा की फ्री डिलीवरी के लिए किसी भी पिज्जा रेस्टोरेंट को कॉल करके ऑर्डर देते हैं तो कॉल के चार्जेस ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस आपने किसी भी मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर की होगी दैट वुड बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हर ऑर्डर की जो कॉस्ट इनकर होगी वो आपने यहां पर फॉर्मूला में लिखा। जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मटेरियल से मुतल्लिक बात करते हैं तो इसमें बेशुमार ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाती हैं। स्टेशनरी कॉस्ट भी इसमें आ जाती है, पोस्टेज कॉस्ट भी इसमें आ जाती है, टेलीकम्युनिकेशन कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाती है, और जो स्टाफ उस ऑर्डर को प्रिपेयर कर रहा है, ऑर्डर फॉर्म को प्रिपेयर कर रहा है, उस स्टाफ की कॉस्ट ऑफ वेजेस जो हैं, सैलरीज का जो एक एलोकेशन होगा हिस्सा, वो भी इसमें आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डर जो उस मटेरियल को ऑर्डर करने के लिए हमें पड़ रही है वो हम इधर लिखेंगे, पर ऑर्डर कॉस्ट। फिर इसके डिनोमिनेटर में हमने लिया यूसी इंटू सीसी। यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिट कॉस्ट या फिर कॉस्ट पर यूनिट, एंड सीसी स्टैंड्स फॉर कैरिंग कॉस्ट। अब यहां पर हमने फॉर्मूला में लिखा था यूसी इंटू सीसी परसेंटेज। अब बात क्या है, यूनिट कॉस्ट सपोजली 50 रुपए है और हम कहते हैं कि 10% इसकी कैरिंग कॉस्ट होगी। तो इसे हमने एक एस्टीमेट किया हुआ है यूनिट कॉस्ट पर बेस करते हुए कि इस इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट, इस इन्वेंट्री को स्टोर में रखने की कॉस्ट, और स्टोर में रखने पर और भी जितने खर्चे हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं वो 10% हैं हमारी यूनिट कॉस्ट का। इसे याद करें, वही प्री डिटर्मिन्ड ओवरहेड रेट जैसे था उस तरह से हमने प्री डिटर्मिन किया हुआ है कि हमारी कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज ऑन यूनिट कॉस्ट इतनी होगी। यही एक इसकी वजह बनती है कि हम यूनिट कॉस्ट पर जब परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट ले लेते हैं तो अब हमारे पास वो कैरिंग कॉस्ट की फिगर आ गई कि ये कैरिंग कॉस्ट होगी। अब अगेन चूंकि हम पर यूनिट पर परसेंटेज ले रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट हो गई। ओके, सो ये फार्मूला अब आपको क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी इस फार्मूला में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब मैं टेबल के ज़रिए से ये चीज़ प्रूव करूंगा तब मैं क्लियर करूंगा। वो कौन सी? एक ये कि अंडर रूट क्यों लगा हुआ है, और दूसरी ये कि 2 क्यों इसके साथ RU के साथ लिखा हुआ है। एनीवेज चंद मिनट के लिए, हार्डली 5-10 मिनट के लिए 2 और अंडर रूट को आप बर्दाश्त कर लें, और चंद मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2 हमने इस फार्मूला में क्यों लगाया और अंडर रूट क्यों लगाया। तो इस फार्मूला को लेकर चलते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए स्क्रीन की तरफ, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और फिर उसका सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह ताला हम अभी करेंगे, प्लीज। तो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायर्ड यूनिट्स जो एनुअली हैं वो 80,000 हैं, और कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो हमें इनकर करना पड़ रही है वो है 1200 रुपीज़, और ये जो 80,000 यूनिट्स हम परचेज करते हैं 6 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हम परचेज करते हैं, और हमारी कैरिंग कॉस्ट है 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट। इसको भाई अब आप जल्दी से पुट कीजिए फॉर्मूला में, तो आपको फॉर्मूला के अंदर ये फिगर्स नजर आएंगी। 2 into 80,000
मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 50% और फिर होल अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने से आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की जो फिगर मिल रही है दैट इज 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स। क्यों जी, ऐसा ही है, 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब अगर आप 8000 यूनिट्स को ऑर्डर करेंगे तो आप इकोनॉमिकल रहेंगे, ये सस्ता रहेगा आपको 8000 यूनिट्स की क्वांटिटी को ऑर्डर करना। कैसे, इसको हम देखते हैं अब टेबल में। लेकिन टेबल में देखने से पहले दोबारा याद कर लीजिए, मैंने जो आगाज में बातें की थी कि 3 तरह से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमिन किया जा सकता है। एक फॉर्मूला हम सीख चुके, 2 इंटू RU इंटू OC डिवाइडेड बाई UC इंटू CC परसेंटेज होल अंडर रूट, यही फार्मूला। दूसरा टेबल और तीसरा ग्राफ। अब मैं आपको टेबल की तरफ लेकर आ रहा हूं। इस टेबल में हमने जिस बात पर तवज्जो करनी है वो है कि टोटल कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। जिस ऑर्डर के नंबर पर टोटल कॉस्ट कम से कम है वही ऑर्डर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर होगा, और जिस पर हमारी टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो वो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं होगा। लेकिन अभी इस टेबल पे जाने से पहले आप एक फॉर्मूला भी देख लीजिए जिनकी जरूरत पेश आएगी इस टेबल में डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए। प्लीज स्क्रीन पर आइए एक मरतबा। फिर हम देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि कैलकुलेट होते हैं एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी से। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इस वक्त लिखा हुआ है एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स को जब ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे ना। आसान वाली बात करते हैं, अगर मैंने एक साल में 100 यूनिट्स को कंज्यूम करना है, मेरी रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स हैं, और मेरी ऑर्डर क्वांटिटी 50 यूनिट्स की है, तो कितने ऑर्डर्स प्लेस करूंगा? 2। ठीक है ना। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। हमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिटरमिन करने हैं वो एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी से हासिल हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों रिक्वायर्ड हैं? देखिए, आपने पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो मालूम करनी है। एक ऑर्डर पर हमें जो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे इस क्वेश्चन में आई थी वो 1200 रुपीज़ थी। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम कर लेंगे। इसी तरह से अगले फॉर्मूला के लिए आप दोबारा स्क्रीन पर तशरीफ लाएं। हमें अब डिटरमिन करना है एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री होती है जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दें आप 2 से। ऑर्डरिंग क्वांटिटी हमारे इस सॉल्यूशन में जो अभी हमने फॉर्मूला के तहत इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मालूम की उसमें थी 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स। अब 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स को 2 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट एवरेज इन्वेंट्री। इस एवरेज इन्वेंट्री की जरूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि हमने मालूम करना होता है कि हमें कितनी कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है। पूरे एक साल में जो इन्वेंट्री को हमने कैरी करना है, जो इन्वेंट्री की स्टोरेज कॉस्ट है वो कितनी है? अब ज़रा सोचकर बताएं, क्या हर वक्त हमारी इन्वेंट्री में, हमारे स्टोर में
8000 नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े रहेंगे? नहीं, यहां पर हम फिर एक एवरेज ले लेते हैं। ये एक एस्टिमेशन ही है, लेकिन बहरहाल इस एवरेज को हम लेने के लिए लॉजिक रखते हैं कि हर वक्त इन्वेंट्री में 8000 यूनिट्स नहीं रहेंगे, कि हम ऑन एवरेज कर लेते हैं कि सपोज शुरू में भी 8000 और आखिर में भी 8000, तो डिवाइडेड बाय 2 एक हमारे पास सिंपल एवरेज आ जाएगी। तो 4000 वुड बी आर एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ। 4000 हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है यूनिट्स में, और जब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे साल की एक कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चंद एक फॉर्मूला को देखने के बाद अब आप आइए टेबल की तरफ। टेबल में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो है जिस पर हमारी टोटल कॉस्ट लोएस्ट है। और टोटल कॉस्ट के लिए ध्यान में रखिएगा, हम देखते हैं कैरिंग कॉस्ट को, पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट को, एनुअल कैरिंग कॉस्ट को, और पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट को। एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ordering cost will be the total cost, where this total cost would be the minimum that would be our economic order quantity. आइए प्लीज स्लाइड शो पे चलते हैं। वहां पर आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमने 5 एजम्पशंस ली हुई हैं ऑर्डर साइज की या ऑर्डर क्वांटिटी की। हम कह रहे हैं पहली एजम्पशन में कि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स। दूसरी एजम्पशन में हम कह रहे हैं कि 10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी। तीसरी एजम्पशन में हमने ऑर्डर क्वांटिटी को 8,000 नंबर ऑफ यूनिट्स रखा हुआ है। चौथी में 5,000 और पांचवी में 4,000 नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी एक एजम्पशन है कि हमारी ऑर्डर क्वांटिटी होगी। इसमें आप गौर कीजिए, हमने 2 एजम्पशंस ऑर्डर क्वांटिटी से ज़ायद यूनिट्स की ली हुई हैं और 2 एजम्पशंस हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम की ली हुई हैं। हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पहले ऑल दो डिटर्मिन कर चुके हैं, उससे सिर्फ हमें ये हेल्प मिल रही है कि हम उससे दाएं और बाएं या उससे ऊपर और नीचे के यूनिट्स ले सक रहे हैं। हर हाल में हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही है, क्योंकि हमने उस मटेरियल को एक साल में 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही तो कंज्यूम करना है। वो रिक्वायरमेंट जो हमारी 80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है, उसके लिए हम सोच रहे हैं कि किस साइज का ऑर्डर हो, उस ऑर्डर में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हों। अब देखिए, अगर उसका ऑर्डर साइज 20,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है तो वी वुड बी ऑर्डरिंग 4 टाइम्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें 4 चाहिए, और अगर हमारा ऑर्डर साइज 10,000 है तो देयर वुड बी 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और अगर हमारा ऑर्डर साइज 8,000 है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स वुड बी 10, और अगर हमारा ऑर्डर साइज 5,000 है तो इट वुड बी 16, और 4,000 है तो 20। ये आप इस वक्त 3 कॉलम्स देख रहे हैं अपनी स्लाइड में। एक तो हमारा ऑर्डर साइज का कॉलम है, एक एनुअली रिक्वायर्ड यूनिट्स का, और एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। अब आप इसमें नेक्स्ट देखिए, हमें नजर आ रहा है एनुअल ऑर्डर कॉस्ट का कॉलम। अब एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जो फिगर होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर से। याद रखिए कि हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर 1200 रुपीज़ है। अब उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, फिर 8 से, फिर 10 से, फिर 16 से, फिर 20 से, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किए।
तो आपके पास एनुअल ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी। तो वो एनुअल ऑर्डर कॉस्ट आप देख रहे हैं कि 4800 है अगर हम 20,000 का साइज रखते हैं, 9600, 12,000, 19,200 और 24,000, इसी तरतीब से। अब एनुअल कैरिंग कॉस्ट की तरफ हम आते हैं। एनुअल कैरिंग कॉस्ट में आप देख सकते हैं कि जो हमारी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो मल्टीप्लाई हो रही है एवरेज इन्वेंट्री के साथ। अब एवरेज इन्वेंट्री, दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि वी विल डिवाइड द ऑर्डर साइज बाय 2 और उसको 2 पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 3 से। तो आप देख लीजिए 20,000 का ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 and multiplied by 3 will give us 30,000 rupees for annual carrying cost। और इसी तरह से आप जब 10,000 का ऑर्डर साइज ले रहे हैं तो उसको आप एवरेज आउट करें, 5,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई, उसको मल्टीप्लाई करें आप 3 से जो कि आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, तो यू विल गेट 15,000 फॉर एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इन द सेम वे आप देख रहे हैं आपने 8,000 को 2 पर डिवाइड करना है एवरेज के लिए, कर लिया, और अब उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो आपका कैलकुलेटर क्या बता रहा है? 12,000। बिल्कुल ठीक। अब आप नेक्स्ट भी कीजिए ज़रा। 5,000 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल एवरेज आउट करने के लिए, और उसको मल्टीप्लाई करें 3 से जो कि आपकी क्या है जी? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? 7,500 एग्जैक्टली। और इसी तरह से 4,000 को भी आप करें। अब आप इस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट का टोटल वाला कॉलम देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 24,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है अगर हम अपना ऑर्डर साइज रखते हैं 8,000 नंबर ऑफ यूनिट्स का। तो यूँ आपने इस टेबल के जरिए से भी देखा कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का साइज वही 8,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। ये 8,000 नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पर हमने बाकायदा कॉस्ट्स को सामने रखकर डिटरमिन किया। अब वो फार्मूले वाला सिलसिला नहीं है। फार्मूला में तो चलें आपने एक याद कर लिया, फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास वो एक 8,000 की फिगर आ गई। लेकिन यहां पर आप इसको लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं कि जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअली और कैरिंग कॉस्ट एनुअल दोनों मिल जाती हैं और मिनिमम है, वही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर है। उस पॉइंट पर आप एक और चीज को नोटिस कीजिए कि आपका एनुअल ऑर्डर कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट सेम है। 12,000 एनुअल कैरिंग कॉस्ट की फिगर है और 12,000 ही एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट की फिगर है। अब इसी चीज को मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन ग्राफ को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे अपना एक वादा याद है जो मैंने आपसे किया था। और वो वादा क्या था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूला में 2 और अंडर रूट क्यों लगा हुआ है। उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा स्क्रीन पर, नोटबुक उठाना होगी, कलम उठाना होगी और एक और काम करना होगा। अपने मैथमेटिक्स के जो पुराने रूल्स हैं उन्हें रिकॉल करना होगा। आप तशरीफ लाइए स्क्रीन पर और इंतहाई तवज्जो में रहिएगा। आप देख रहे हैं
बुनियादी फार्मूला मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 इंटू आर यू इंटू ओ सी ओवर यू सी इंटू सी सी परसेंटेज और होल अंडर रूट। इसमें आप फिगर्स भी पुट कर दीजिए। तो आगे आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो कि हमारे पास 8000 है इज इक्वल टू 2 इंटू 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 3 होल अंडर रूट। ये फिगर्स इन सब से अब आप फेमिलियर हैं कि 80,000 एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट, 1200 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट और 3 जो हमने यूसी इंटू सीसी परसेंटेज करके फिगर निकाली थी वो वाली फिगर है। इसमें कोई चीज़ मालूम नहीं करनी है आपने, इसमें प्रूव करना है कि वाकई दोनों साइड्स बराबर हैं। तो अब ज़रा आप याद कीजिए ना अपना मैथमेटिक्स का वो रूल कि अंडर रूट को उड़ाने के लिए उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो आप देखिए दोनों साइड्स का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो राइट हैंड साइड पर आपको अंडर रूट गायब होता हुआ नज़र आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर 8000 पर स्क्वायर नज़र आएगा। उसी को नेक्स्ट स्टेप में देखिए। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अगर नहीं क्लियर तो दोबारा से इसको आप नोटबुक पर देख लें कि आपने नोटबुक पर जब ये लिखा पूरा फॉर्मूला उसमें 8000 को बराबर रखा 2 इंटू 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट के। अब वो अंडर रूट वाला पोर्शन और सिर्फ 8000 वाला पोर्शन ये दोनों बराबर हैं, इसमें आपने कुछ भी मालूम नहीं करना, कोई मिसिंग फिगर नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप अगर अंडर रूट को उड़ाना चाहें तो क्या करेंगे, उसका परसेंटेज लेके 2 और अंडर रूट को उड़ा दिया और दूसरी तरफ उसका स्क्वायर ले लिया, वो स्क्वायर और अंडर रूट उड़ गए और ये स्क्वायर। अब यहाँ पर कि 8000 इंटू 8000 लिखा जा रहा है, क्यों भाई ऐसे ही है ना कि अगर 8000 इंटू 8000 है तो इसको अगर हम कहेंगे 8000 का स्क्वायर तो बात तो एक ही हो गई। और इज इक्वल टू हम कर रहे हैं 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 3/2। ये 3/2 कहाँ से आ गया? ये तो नीचे 3 था भाई, ऊपर 2 जो था उसको नीचे जब लेकर आएंगे तो 3/2 हो जाएगा ना। इतना मैथमेटिक्स तो अब आपको आना चाहिए कि जो ऊपर 2 है उसको जब नीचे लेकर आएंगे तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर बनेगा। अब 3/2 से आप डिवाइड कर रहे हैं 80,000 इंटू 1200 को। नेक्स्ट स्क्रीन में दोबारा देखिए कि वो जो 3/2 है वो उठकर लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है और 8000 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उन दोनों में से एक 8000 जो है वो दूसरी साइड पर 80,000 इंटू 1200 के नीचे लिखा जा रहा है। अब आप देखिए ज़रा इनको सॉल्व करके, क्या 8000 इंटू 3/2 12,000 आता है? और क्या राइट हैंड साइड भी 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 8000 वही फिगर दे रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर दे रहा है। लिहाजा आपने देखा कि वो जो 2 हमने आरजू के साथ लगाया हुआ था और वो जो अंडर रूट लगाया हुआ था, उनको जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो दोनों साइड्स इक्वेशन की बराबर आ गई। लिहाजा 2 का लगाया जाना और अंडर रूट का होना ज़रूरी है इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, या यूँ कह लें इस इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए, अदरवाइज ये बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। ठीक है जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बड़ी मेहरबानी जनाब। अब आपको मैंने ग्राफ के तहत इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझानी है। आपको दोबारा स्लाइड शो पर आना होगा। आप इसमें देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर कॉस्ट है और एक्स एक्सिस पर ऑर्डर साइज है। आप जब ऑर्डर साइज 4000 रख रहे हैं तो आपकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट 6000। ये तमाम फिगर्स हम टेबल से ले रहे हैं, आपको टेबल मैं बता चुका हूं। आपने वो टेबल
अपने पास नोट कर लिया हुआ है, उस टेबल से फिगर्स को उठा उठा कर आप इस ग्राफ के अंदर पुट करते चले जाएं, बस इतना सा काम है। और उसके बाद उसके पॉइंट्स को आप लाइन के जरिए से मिला दें तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। दोबारा आते हैं ग्राफ की स्लाइड पर। 4000 यूनिट्स, फिर 5000 यूनिट्स, फिर 8000 यूनिट्स, फिर 10,000 यूनिट्स और फिर 20,000 यूनिट्स। इन पर हमने कॉस्ट को देखना है कि किस तरह से आपस में मिल रही है। जो 4000 यूनिट्स पर आपकी 6000 की कॉस्ट है एनुअल कैरिंग कॉस्ट, फिर 7500 5000 यूनिट्स पर, फिर 12,000, फिर 15,000 और फिर 30,000। इसको आप मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह से आप इसी ऑर्डर साइज पर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लॉट करें और उन प्लॉटेड पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपको एक लाइन नीचे आती हुई दिखाई दे रही है जो कि थोड़ा सा कर्व में है। अब वो कर्व और वो स्ट्रेट लाइन जो ऊपर जा रही है, इन दोनों को आप देखें एक नुक्ते पर मिल रही हैं और ये नुक्ता कॉस्ट पर इसका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें और आप ऑर्डर साइज पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि आपका ऑर्डर साइज 8000 और कॉस्ट 12,000। सो इसमें आपने देखा कि 12,000 वो पॉइंट है जिस पर आपकी एनुअल ऑर्डर कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों आपस में मिल रही हैं, दोनों बराबर हैं जहां पर। और इसी पर आपको ग्राफ में दोबारा लेकर चलता हूं, हम देखेंगे अब टोटल कॉस्ट का क्या बिहेवियर है। देखिए टोटल कॉस्ट में आप सबसे ऊपर देख रहे हैं थोड़ी सी यू शेप्ड कर्व है। 8000 यूनिट्स पर मिनिमम टोटल कॉस्ट है, दैट इज 24,000। उसके लेफ्ट पर देख लें, उसके राइट पर देख लें, 4000 5000 यूनिट्स पर भी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है टोटल में, और 10,000 और 20,000 यूनिट्स पर भी कॉस्ट जो है वो 24,000 से ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ग्राफ के ज़रिए से भी हमें प्रूव होती हुई नज़र आ रही है कि 8000 नंबर ऑफ यूनिट्स ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से मुतल्लिक हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना सिखाया फॉर्मूला के ज़रिए से, टेबल के ज़रिए से और ग्राफ के ज़रिए से। अब एक और इंतहाई अहम टॉपिक की तरफ हम चल रहे हैं जो कि इन्वेंट्री से ही मुतल्लक है। जब हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को डिटरमिन कर रहे होते हैं तो उसमें इन्वेंट्री सिर्फ मटेरियल ही नहीं होती, बल्कि इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस भी होती है और इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स भी होती है। ये चीज़ तो आपको पहले भी पता थी, कोई नई बात तो नहीं बताई, लेकिन याद करवा रहा हूँ आपको कि पिछली बातें रिपीट करने से ज़रा अच्छा लगता है, इंसान को याद आता है, ओहो हाँ ये तो मुझे पता ही था पहले से। ठीक है, दिस इज़ गुड कि आपको पता था पहले से। लेकिन यहाँ पर आप इन्वेंट्री कॉस्टिंग में हमने एक चीज़ देखनी है कि जब हम फिनिश्ड गुड्स को कॉस्ट आउट कर रहे हैं तो कुछ मज़ीद कॉस्ट भी उसमें शामिल की जाती हैं। अगर हमारा कुछ डिफेक्ट था उसको फिनिश करने के दौरान, या हमारे प्रोसेस के दौरान कुछ यूनिट्स स्पॉइल हो गए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे मालूम करनी है डिफेक्टिव वर्क की मौजूदगी में और स्पॉइल्ड यूनिट्स की मौजूदगी में।
इसमें जी अब आपने दो लेवल्स पर इसकी कॉस्टिंग देखनी है, क्योंकि लॉसेस हैं। अब लॉसेस दो तरह के हो सकते हैं, एक नॉर्मल लॉस और दूसरा एब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मीन्स द लॉस विच वॉज एक्सपेक्टेड, हमें पता था जी ये लॉस होना ही होना। और एब नॉर्मल लॉस मीन्स विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, हो गया लॉस, ओह। अब अकाउंटेंट क्या करे, हमें तो अकाउंटेंसी से इस वक्त कर्ज है ना। नॉर्मल लॉस के बारे में याद रखिएगा कि एक कॉस्ट अकाउंटेंट नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में चार्ज करता है और एब नॉर्मल लॉस को जॉब पे चार्ज करता है। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट और जॉब क्या चीज है, इसको समझ लें, बहुत आसान बात है। When we talk about factory overhead cost, तो factory overhead cost means factory overhead cost का कंट्रोल अकाउंट। तो जनाब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपके लिए समझना कुछ मुश्किल नहीं है, पहले हम इसे समझ चुके हैं कि इसमें एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जितनी भी इनकर होती हैं वो आती हैं। अब यहां पर नॉर्मल लॉस फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को चार्ज होगा और एब नॉर्मल लॉस जॉब को चार्ज होगा। जॉब मैंने आपको बताया कि ये जॉब मींस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। आपका अगर लॉस नॉर्मल है तो आप इसको समझते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की आइटम है। वो आपको मालूम है जब फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में ये फिगर चली जाती है तो पूरी फैक्ट्री की जॉब्स पर स्प्रेड हो जाती है। लेकिन अगर हम जॉब को यानी कि वर्क इन प्रोसेस को चार्ज कर रहे होंगे तो वो एक स्पेसिफिक वर्क इन प्रोसेस होगा। लाइक अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, हम 10 चेयर्स के बनाने की एक जॉब पर काम कर रहे हैं और उन 10 चेयर्स में से कुछ चेयर्स स्पॉइल हो गई या कुछ चेयर्स डिफेक्टिव हैं और ये लॉस एब नॉर्मल है, तो हम उस एब नॉर्मल लॉस को उन्हीं 10 चेयर की कॉस्ट में शामिल करेंगे। जबकि अगर ये लॉस नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम चार्ज करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली पूरी फैक्ट्री में बनने वाली जितनी भी चेयर्स हैं उन पर वो स्प्रेड हो जाएगा। लिहाजा यहां पर स्पॉइलेज हो या डिफेक्टिव वर्क हो, हमने नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ख्याल रखना है। इस नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस के तहत कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो कि मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उस वक्त तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क दिए जा रहा हूं। आपने अपने हैंडआउट्स को उठाना है या स्टडी मटेरियल को उठाना है या कोई भी रिकमेंडेड बुक जो आपके पास है उसको आपने उठाना और इस टॉपिक को आपने उसमें से पढ़ना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊं तो आपने इस टॉपिक को कुछ हद तक ज़रूर देखा हो और जो बातें मैं आपसे करूं तो समझ में आ रही हो। ठीक है, यहां पर कुछ अकाउंटिंग इन्वॉल्व होगी और अकाउंटिंग के लिए डेबिट एंड क्रेडिट को भी आपने ज़रूर रिवाइज कर लेना है कि किन सूरतों में आप किस अकाउंटिंग हेड को डेबिट और किस को क्रेडिट करते हैं। ओके जी, ये प्रॉमिस। गुड। ओके जी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।